नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। तो धीरे धीरे हम लोगों का जो यह सफर है, जो 1 जुलाई से शुरू हुआ था, वैसे आज 1 अगस्त, ठीक। तो आज हम लोग 9 जुलाई द हिंदू न्यूज पेपर की 9 जुलाई के उन समाचारों पर हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें तो ढेर सारे समाचार आते हैं। हाँ, संपादकीय भी आते हैं, एडिटोरियल पेज जिसको कहते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स का सेक्शन आता है, इकोनॉमिक का सेक्शन आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हिंदू पेपर के उन खबरों को हाईलाइट करें जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाए। तो जो भी दोस्त हैं हमारे, साथी हैं हमारे, जो सुन रहे हैं लगातार, तो अगर वो सोशल मीडिया पर बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर आप जाके सब्सक्राइब कर लें। सारे बटन वगैरह को, जो सब नियम कानून होता है यूट्यूब का, वो सब कर ले। बेल आइकन, घंटा घंटी जो सब दबाना होता है वो सब कर लिया कीजिए। और अभी जो कोई भी एग्जाम आगामी आने वाला है, हाँ, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप लोग भी पढ़ रहे हो तो आप लोगों को भी लगता होगा कि कहीं न कहीं काम आएगा। और लगातार आपको होमवर्क भी मिलता है, होमवर्क पर डिस्कशन भी होता है, और होमवर्क का चेक भी होता है। तो आइए आज हम लोग 9 जुलाई द हिंदू पेपर से शुरू करते हैं। तो ऑफलाइन में जो सब है, थोड़ा सा कॉपी कलम तैयार रखिए। हाँ, क्योंकि छोटा पॉइंट लिखना पड़ सकता है, उसी में हो सकता है कि होमवर्क भी आ जाए। तो चलिए, पहला न्यूज है डिजिटल रुपया, ई रुपये, डिजिटल रुपया। तो बैंकिंग सेक्टर वाले फिर से एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक नया टर्म आ गया है, सीबीडीसी। हाँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आइए जानते हैं सीबीडीसी क्या है, तो आप लोग चेक कर लेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा, ठीक, सॉवरेन करेंसी का एक डिजिटल रूप है। नया टर्म मिला आपको, ठीक। आप किसी को भी अभी पूछिएगा कि सॉवरेन करेंसी क्या है, संप्रभु मुद्रा क्या है, तो बच्चे नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वह बाजार में उन वन लाइनर जीके को पढ़ रहे हैं जिनमें की विस्तृत जानकारी का अभाव होता है। अब देखिए क्या है, यह फिएट मुद्रा, यानी जैसे कागजी नोट के समतुल्य है। यानी कागजी नोट को क्या कहा जाता है? फिएट मुद्रा। फिएट कार भी होती है, फिएट मुद्रा भी, ठीक। और इसे 1:1 के अनुपात में बदला जा सकता है। तो सीबीडीसी जो है, यह एक सॉवरेन करेंसी है। हाँ, इसका एक डिजिटल रूप है जो कि, हाँ, कागजी नोट के बराबर में है, जिसका 1:1 के रेशियो में वैल्यू मिलता है कि एक दीजिएगा तो आपको एक मिल जाएगा। और इसका मुख्य बिंदु क्या है कि आरबीआई ने रिटेल ईआर और थोक होलसेल दोनों क्षेत्रों में इसके उपयोग के लिए गैर इंटरनेट आधारित, यानी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन और प्रोग्रामेबिलिटी जैसे किसी विशिष्ट सरकारी योजना के लिए पैसा ट्रांसफर करना, ताकि वह केवल उसी काम में खर्च हो। हाँ, नए फीचर्स का परीक्षण तेज किया गया। समझ में आई बात? यह डिजिटल करेंसी इस तरह से आप किया जाएगा, जैसे मान के चलिए आप घर बनाने के लिए इंदिरा आवास के लिए लोन मिला, ठीक। तो लोग क्या करता है कि इंदिरा आवास का लोन लेके उस पैसे को दूसरे जगह खर्च कर देते हैं, साइकिल का पैसा लेके किसी दूसरे जगह खर्च कर देते हैं। तो सीबीडीसी के आने के बाद होगा क्या कि जिस फंड के लिए मुद्रा गवर्नमेंट जारी करेगी, आप उस मुद्रा को उसी में खर्च कर सकते हैं, दूसरा किसी भी सेक्टर में खर्च नहीं कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? देखिए,
इससे फायदा ये होगा कि यह क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन तकनीक, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर काम कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह वैध और जोखिम रहित है, क्योंकि इसके पीछे केंद्रीय बैंक की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी है। इसीलिए इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान या जोखिम या खतरा नहीं है। एक टर्म आ गया क्या, सीबीडीसी, ठीक है, यानी एक ऐसा डिजिटल करेंसी है कि जो कि आप उसी सेक्टर में खर्च कर सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने आपको दिया है। इससे क्या फायदा होगा कि गवर्नमेंट जो अपनी प्लानिंग बनाती है, प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन करने में उसे सुविधा, ठीक है। अब आते हैं इसका संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण में आता है आर्टिकल 246। 246 में क्या है, सातवीं अनुसूची, जो कि संघ अनुसूची की सातवीं अनुसूची में। अच्छा एक बात बताइए, संविधान में कितनी अनुसूचियां? संविधान में 12 अनुसूचियां। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो एक काम कर लीजिए, आज का होमवर्क लिख लीजिए कि संविधान की सभी अनुसूचियां आपको पता होना चाहिए कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि भाषा किस अनुसूची में है, कंफ्यूज हो जाएंगे, 8वीं अनुसूची में है। ठीक, अगर आपसे पूछ लेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। हाँ बोलो। नहीं, संघ सूची के यानी 7वीं अनुसूची के संघ सूची में प्रविष्टि 36 जो है वह अनुच्छेद 246 के समतुल्य है या उससे मिला जुला हुआ है। उसमें यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि 36 में यह लिखा हुआ है कि मुद्रा, सिक्का निर्माण और कानूनी निविदा यानी लीगल टेंडर पूरी तरह से केंद्र सरकार और संसद के क्षेत्राधिकार में है। ठीक, यानी जो भी करेंसी की बात होगी वह करेंसी अनुच्छेद 246 और संघ सूची के प्रविष्टि 36 के तहत वह केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। इस पर राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अब नीति आयोग का क्या कहना है? नीति आयोग भारत को एक लेस कैश इकोनॉमी यानी मिनिमम मुद्रा बाजार में रहेगा, लेस कैश इकोनॉमी और फिनटेक हब बनाने पर होमवर्क है, लिखिए कि फिनटेक हब क्या है, बनाने पर पुरजोर समर्थक है। फिनटेक हब ये है HW। आयोग के अनुसार सीबीडीसी से भौतिक नोटों की छपाई, परिवहन और प्रबंधन पर होने वाले करोड़ों रुपया का जो खर्च है वह बचेगा। पर्यावरण की भी रक्षा होगी, नोट भी सुरक्षित रहेगा और डिजिटल पेमेंट भी आसानी से हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग, पहले कोरोना के टाइम में आप लोग सुनते होंगे कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही थी। अब उस कैशलेस को उल्टा करके क्या किया गया है, लेस कैश इकोनॉमी की बात हो रही है। अब कहता है योजना क्या है इसका, तो यह जो प्लानिंग चल रहा है, यह पहल जो है डिजिटल इंडिया मिशन के वित्तीय समावेशन के स्तंभ को मजबूत करती है। हालांकि समस्या क्या है सुनिए, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल वित्तीय साक्षरता का न होना अभी भी एक बड़ी बाधा है, जिसे दूर करने के लिए आरबीआई जो है ऑफलाइन मोड पर जोर दे रहा है। यानी कि अभी भी भारत की मैक्सिमम आबादी गांव में रहती है, गांव में इंटरनेट की सुविधा बढ़िया नहीं है,
इसीलिए यह सुविधा जो है, यह जो प्लानिंग है, ऐसा नहीं है कि गांव में यह सक्सेस कर जाएगा। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ऑफलाइन मोड पर अभी जोर दे रहा है। जैसे जैसे गांव तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ जाएगी, आरबीआई फिर डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ जाएगा। बोलो। हाँ, मोड होता है क्या? मॉडल, 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 उसी को शॉर्ट में मोड कह लेते हैं हम लोग। ठीक, पहला न्यूज क्लियर। दूसरा में आ जाओ, वैश्विक, देखो इसमें मजा आएगा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक, ग्लोबल एमपीआई, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, और भारत में ग्रामीण गरीबों की स्थिति। ठीक, तो अब देखते हैं कि हम जो विश्व गुरु बने हुए घूम रहे हैं, तो आखिर इस विश्व गुरु भारत में गरीबी रेखा का क्या हाल है? कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, लोगों की स्थिति क्या है? चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई कौन जारी करता है? तो यह याद रहे, यह पूछ देता है कि गरीबी सूचकांक जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये याद रखना है कि किसी भी देश का गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो इसके लिए कितने बेस को लिया जाता है, कितने आधार पर हम यह तय करते हैं कि कहाँ का गरीबी रेखा ज्यादा है, लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अब कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं? जैसे स्वास्थ्य, इसमें पोषण देखते हैं और बाल मृत्यु दर देखते हैं। शिक्षा में स्कूली शिक्षा के वर्ष देखते हैं और स्कूल में प्रेजेंटेशन देखते हैं। जीवन स्तर में देखते हैं कि खाना पकाने का ईंधन कौन सा है, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और आवास संपत्ति। भारत के साथ में क्या है? रिपोर्ट के अनुसार देखिए, गोदी मीडिया देखिएगा तो ये सब न्यूज नहीं मिलेगा। ठीक, एएसजी मीडिया देखिएगा तो आपको रियल न्यूज मिलेगा। ठीक, भारत ने पिछले एक दशक में करोड़ों लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन ध्यान देना है, हर जगह क्या लग रहा है? लेकिन पोषण यानी न्यूट्रिशन और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन के मोर्चे पर अभी भी ग्रामीण भारत में डिप्रेवेशन उच्च स्तर पर है, वंचना उच्च स्तर पर है। तो यह न्यूज यह बताता है कि भारत सरकार की, मोदी सरकार की जो उज्ज्वला योजना है, वह योजना उतना ज्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कह रहा है कि करोड़ों लोगों को तो गरीबी से बाहर निकाला गया है, लेकिन पोषण और खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन के मोर्चे पर ग्रामीण भारत अभी भी काफी पीछे है। तो मोदी जी सुनिए, एक बार आप उज्ज्वला योजना पर फिर से ध्यान दीजिए, ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके खाना पकाए, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सही रहे। अब आ जाइए, हम लोग चेक करते हैं इसका संवैधानिक पहलू क्या सब है। लिख लीजिए अनुच्छेद 38, उसके बाद अनुच्छेद 47 तो कई बार रिपीट हुआ है, मुझे लगता है 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में अनुच्छेद 47 कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य सभी नागरिकों का जीवन स्तर और पोषण स्तर बनाए रखने का प्रयास करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। तो राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे, और पोषण स्तर और जीवन स्तर, ये तो 47 का हो गया, लोक कल्याण की अभिवृद्धि अनुच्छेद 38 में हो गया। ठीक, इसीलिए
गरीबी जो है हमारे लिए एक समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए संवैधानिक प्रयास भी है। अब नीति आयोग क्या कहता है यह सुनिए। नीति आयोग भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करने वाली नोडल एजेंसी है। ठीक, कौन? नीति आयोग भारत के लिए और विश्व के लिए यूएनडीपी और ओपीएचआई। अभी अभी बात हुई है। नीति आयोग का राष्ट्रीय एमपीआई मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स वैश्विक सूचकांक पर ही आधारित है, जो जिला स्तरीय डाटा का उपयोग करके राज्यों के बीच कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क यह है क्या कि गरीबी सूचकांक में भारत की स्थिति वर्तमान में क्या है पता करके आएंगे कल। क्या है, साथ में पड़ोसी देशों का भी आंकड़ा ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो देख लेना है कि गरीबी मतलब पोवर्टी इंडेक्स में, मल्टीपल पोवर्टी इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है। हाँ, और भारत के जो अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या स्थिति है। ठीक, वैश्विक रिपोर्ट यह बताती है कि स्वच्छ भारत मिशन जो कि सैनिटेशन से जुड़ा हुआ है, और इसको लिख लीजिए, सौभाग्य योजना पूछेगा, यह इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। लिखा जाए सौभाग्य योजना, पूछ देगा कि सौभाग्य योजना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बिजली से। ने गरीबी हटाने में बेहतर काम किया है, लेकिन आप अभी अभी बात हो रही थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि किससे रिलेटेड है? एलपीजी गैस कनेक्शन से रिलेटेड है, के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में रिफिलिंग की ऊंची लागत के कारण लोग अभी भी पारंपरिक ईंधन की तरफ लौट रहे हैं, जो कि एक नीतिगत अंतराल है, पॉलिसी गैप है। सरकार सोच रही थी कि गांव की महिलाएं भी पारंपरिक ईंधन को छोड़कर स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें, लेकिन कहीं न कहीं एलपीजी योजना जो है वह ग्रामीण स्तर पर सक्सेस नहीं हो रही है। इसीलिए गांव के लोग जो है वह क्या कर रहे हैं, पारंपरिक ईंधन की तरफ लौट रहे हैं। इसलिए अभी भी यह समस्या बना हुआ है। क्लियर? अब आ जाइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। ठीक, असम में तो भीषण बाढ़ आ गया है, बहुत ज्यादा जान और माल की तबाही हुई है। तो वही है कि भौगोलिक स्थिति काजीरंगा कहाँ है, और काजीरंगा जो है किस जानवर के लिए फेमस है, कोई बताएंगे? एक सिंह वाला गेंडा के लिए काजीरंगा फेमस है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। किस नदी के किनारे? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अगला होमवर्क लिखिए, भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? जब आप इसको बनाएंगे क्वेश्चन को, तो आपको दो तरह का मिलेगा, नेचुरल भी मिलेगा, मैन मेड भी मिलेगा। आप एक बार इसी लिस्ट को बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, क्या लिखना है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितने हैं, यूनेस्को ने कितने को कंजर्व किया है? न ज्यादा। ठीक, बाढ़ का कारण क्या हुआ असम में? हर साल मानसून में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, जैसे आप दूसरा होमवर्क, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम लिखें। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों के नाम। सुबनसिरी है, धनसिरी है, मानस है, लोहित है। हाँ, और सब है। ठीक, तो अब आप लोग देखते हैं कितना कलेक्ट करके ले पाते हैं। धनसिरी का पानी पार्क में भर जाता है, जो इकोलॉजी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि घास के मैदानों के लिए, पुनर्जीवन के लिए। लेकिन अत्यधिक बाढ़ से वन्य जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, अब गौर करना है यहाँ पर कि विश्व का एक सींग वाला गेंडे का 70% से अधिक आबादी काजीरंगा में ही है। IUCN रेड लिस्ट स्थिति में इसको सुभेद यानी वल्नरेबल बताया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये कल भी बात हुई थी। हाँ, सर्वाधिक संरक्षण की जरूरत है। पार्क का गलियारा बाढ़ के समय में जानवर ऊंचे स्थानों की ओर भागते हैं। और ये लिख लीजिए, कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियां कहाँ है, इसको हम लोग एटलस में चेक करने की कोशिश करेंगे कि कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियां कहाँ है। ये पहाड़ी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कार्बी आंगलोंग। एक बार एटलस में इसका लोकेशन भी चेक करेंगे हम लोग, जहां मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है। ठीक, अब आ जाइए संवैधानिक पहलू पर। ठीक, संवैधानिक दृष्टिकोण इसका है कि अनुच्छेद 48 का ए में पर्यावरण है। फिर रिपीट हो गया है ना, लगातार वही बात है। अगर क्लास हम लगातार करते रहते हैं, हाँ, तो 48A, 51AG कई बार चर्चा हुआ है, नहीं हुआ है? यही सब आर्टिकल कहाँ आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा। आर्टिकल है कितना? 395। तो क्या 395 का याद रखना जरूरी है? नहीं। तो कैसे हम समझेंगे कि कौन आर्टिकल इंपोर्टेंट होगा? करंट पढ़िए। करंट पढ़ते रहने से आपका सिलेबस छोटा हो जाता है। अगर आप करंट नहीं पढ़ते हैं, आप बताइए हिस्ट्री में क्या पढ़िएगा, ज्योग्राफी में क्या पढ़िएगा, पॉलिटिकल में क्या पढ़िएगा? इसीलिए कोई भी कंपटीशन का जो आधार होता है वह करेंट अफेयर्स होता है। तो अगर करेंट अफेयर्स पर आपका पकड़ बन गया, समझिए कंपटीशन आधा से ज्यादा आप पास कर चुके हैं। हाँ, 51 एकाजी, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य और नागरिकों का मूल कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त वन्य जीव संवर्ती सूची का विषय है। नोट्स में लिख लीजिए, पूछ देगा कि वन्य जीव, हाँ, किस सूची का विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का या संवर्ती सूची का। इंग्लिश में इसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। हाँ, ऐसे नोट बना के लिख दो कि वन्य जीव संवर्ती सूची का विषय है। अब नीति आयोग का कहना क्या है कि नीति आयोग हिमालयी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास एजेंडा के तहत इको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई है। आयोग के अनुसार वन्य जीव गलियारा यानी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बुनियादी ढांचा परियोजना जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों से सुरक्षित रखना आवश्यक है। ठीक, योजनागत मूल्यांकन क्या कह रहा है? असम सरकार और केंद्र सरकार का राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत बुनियादी ढांचा तो मजबूत है, लेकिन बाढ़ के दौरान वन्य जीवों के सुरक्षित प्रवास के लिए इको सेंसिटिव जोन के नियमों को और कड़ाई से लागू करने की प्रशासनिक आवश्यकता है। तो बात हो रही है असम की, तो असम के रिगार्डिंग एक और होमवर्क लिया जाए HW में। हाँ, कि असम से कितने राज्य की सीमाएं लगती है, असम से कितने राज्य की
राज्य की सीमाएं लगती है, सीमाएं लगती है। एक क्वेश्चन ये हो गया। असम की ही बात अगर हम करेंगे तो असम में एक और क्वेश्चन लिख लिया जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां तक जाती है? हमें याद है, सादिया से धुबरी तक, सादिया से धुबरी तक वो असम में ही। ठीक, जब हम लोग असम में गए हैं तो ब्रह्मपुत्र, नहीं झुमरी नहीं, धुबरी, धुबरी धुबरी। तो असम में इतना अगर वर्क कर लेते हैं, हाँ नहीं 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 नहीं, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग, NH एक अलग होता है, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं। जैसे पूर्णिया से NH-31 गुजर रही है। ठीक, बहुत कल हम 12 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे थे कि नेशनल वाटरवे, सुने हो कभी? बोला नहीं। वाटरवे भी है, जैसे हाँ गंगा में नेशनल वाटरवे 1 चलता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कहां से कहां तक, ये आपको पता करना है। जैसे ही आप राष्ट्रीय जलमार्ग 2 खोजिएगा ना, आपको 1 भी आ जाएगा अपने। ठीक, आपको लगेगा कि चलो ये भी हम लिख लेते हैं। इतना अगर हम लोग डेली वर्क करते रहते हैं तो देखिए, पढ़ रहे हैं करेंट, पढ़ रहे हैं करेंट, यहाँ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम लोग कर रहे हैं लोकेशन ज्योग्राफी, कहीं कहीं हिस्ट्री में भी चले जाते हैं। इसीलिए करेंट के साथ अगर आप बने रहते हैं तो करेंट ही आपके सारे सामान्य ज्ञान का आधार स्तंभ है। इसीलिए आप अपने करेंट को मजबूत बनाए रखें, अपडेट रहें और वायरल होते रहें। ठीक, होमवर्क लेकिन बनाते रहे डेली, तभी डेवलपमेंट होगा। थैंक यू।